हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम हिस्ट्री सिविक्स सेमेस्टर 2 एग्ज़ामिनेशन में जो पूरा आने वाला है उसको हम एक गो में कवर करने वाले हैं। और आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज़ पॉसिबल और जितनी चीज़ें कर सकते हैं वो करेंगे। मैंने मोस्टली इसके अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी है। और आई वुड स्टिल रिकमेंड यू टू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम योर बुक बिकॉज ऑफ कोर्स क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, बट मेन जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो प्रेसिडेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। क्वालिफ़िकेशंस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस है, क्या एलिजिबिलिटी है? तो ऑफ कोर्स फर्स्टली सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। देन सेकंड कंप्लीटेड एज ऑफ 35 years। देन क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोक सभा। एंड फोर्थ इज शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हमेशा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि स्टेट द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ प्रेसिडेंट और ब्रैकेट में लिखा होता है एक्सेप्ट citizen of India. So you should, I think, learn all four of them. Next is composition of electoral college. So first is all the elected members of both house. Elected members meaning who are actually permanently there, not the nominated ones but the elected ones of both house, meaning Lok Sabha and Rajya Sabha. Then elected members of the legislative assemblies of the states. जो विधान सभा होती है हर स्टेट की, जो स्टेट असेंबलीज होती है वो, जिसके अंदर नेशनल जो एनसीटी है दिल्ली की एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ये दोनों भी इंक्लूडेड हैं। प्लस ये तो है ही, और प्लस द कैंडिडेट जो भी प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है शुड बी प्रपोज बाय 50 MPs और MLAs ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज एंड शुड बी सपोर्टेड बाय अनदर 50 सेकेंडर्स, लाइक 50 सपोर्टर्स प्लस 50 सेकेंडर्स, सो 100 पीपल इन टोटल। तो इसको मैं समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है प्रेसिडेंट इलेक्शन मतलब उसके लिए, तो जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो लोग हैं ऑलरेडी, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनमें से 50 MPs या 50 MLAs जो भी राज्यसभा और लोकसभा जो ऑलरेडी हैं इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, उनको 50 लोगों को तो उस प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट है उसका नाम प्रपोज करना है कि दे फाइंड हिम वर्दी ऑफ बीइंग अ प्रेसिडेंट। और ऐसे 50 और लोग होने चाहिए जो इस उनका जो उन्होंने प्रपोज करा है उस कैंडिडेट को सपोर्ट करे कि हाँ, जो इन्होंने कहा है, इन 50 लोगों ने जो नाम दिया है कि हाँ वी ऑल्सो सपोर्ट हिम। तो इन टोटल ऑलमोस्ट 100 लोग हो जाने चाहिए आपके। सो 50 प्रपोजल्स एंड 50 seconders, so 100 people. So this is also a question that can be asked, composition of electoral college. Then question है यहाँ reason for indirect election of president. ये प्रेसिडेंट में ये 3 चीज़ें तो आती ही हैं, मतलब ये इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। पावर्स हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है और इलेक्टोरल कॉलेज का कॉम्पोजिशन क्या होता है और प्रेसिडेंट बनने के क्वालिफिकेशंस क्या होता है, ये सब भी ज़्यादा आता है। तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो रीज़न फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, फर्स्टली इफ़ ही वुड हैव बीन इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, he may have become a rival center of power to the council of ministers. Second is the real executive power is exercised by the PM. हमें पता है ये कि actually president तो he is a nominal head, right? So the real power of the Indian constitution, the real power, the executive power is given to the prime minister by the Indian constitution, but nominal head उसका president है. So the president is merely a titular head. Therefore, instead of directly electing him and giving him the real authority, he is elected indirectly by the electoral college. Now, oath of office. So president takes the oath in presence of the Chief Justice of India, CJI, और अगर CJI absent है, so the senior most judge of the Supreme Court. टर्म कितने सालों का होता है प्रेसिडेंट का? 5 year का टर्म होता है। ओके, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या, मतलब अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, प्रेसिडेंट को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो पहली बात तो समझ लेते हैं इम्पीचमेंट करते क्यों। अगर ऐसा केस हो जाता है तो
वाई? सो बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर कुछ चीज़ करी है, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा है, कुछ इलीगल करा है, तो इम्पीचमेंट कर सकते हैं। कौन इनके चार्जेस लगा सकता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू कौन कर सकता है? सो ईदर ऑफ दी हाउस, या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों के पास पावर है कि ये लेवी कर सकते हैं ये चार्ज कि यू नो वी हैव फाउंड द प्रेजिडेंट वायलेटिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, तो यू नो दे कैन यू नो प्रपोज वो कि इम्पीचमेंट प्रोसेस की शुरुआत वो कर सकते हैं दोनों हाउसेस। 1/4 of the total members of the house should sign the resolution and the resolution is then moved after 14 days notice। तो 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स जिस भी हाउस में, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, अगर दोनों में से मतलब मान लो लोकसभा में हुआ, तो लोकसभा में उस समय में जो टोटल मेंबर्स हैं उनमें से एटलीस्ट 1/4 लोगों को जो भी वो रेजोल्यूशन इम्पीचमेंट का है उनको साइन करना पड़ेगा, मतलब साइन करना है, और साइन होने के 14 डेज नोटिस के बाद वो रेजोल्यूशन मूव हो जाता है। देन द रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय एटलीस्ट 2/3 पीपल ऑफ द हाउस, जो भी फिर वो सेम हाउस के 2/3 पीपल, 1/4 ने साइन करा, अब 14 दिन के बाद वो रेजोल्यूशन मूव हुआ, पास हुआ, तो एटलीस्ट 2/3 पीपल, जैसे लोकसभा की हम बात कर रहे थे, 2/3 पीपल ऑफ द लोकसभा शुड पास द रेजोल्यूशन। When one house has levied such a charge, the other house will investigate। अब जैसे मान लो लोकसभा में अगर ये रेजोल्यूशन पास हुआ, लोकसभा के अंदर इन्होंने ऐसा करा, तो राज्यसभा फिर इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या ये सही कह रहे हैं। देन 4th, रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर सही निकला, इन्होंने चार्ज जो लगाया कि अगर पाया जाता है कि कोई प्रेसिडेंट करप्ट है या जो भी मतलब उन्होंने कुछ इलीगल करा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा है, सो व्हेन द रेजोल्यूशन इज पास बाय एटलीस्ट 2/3 पीपल ऑफ द हाउस, दैट हाउस, सो डिक्लेयरिंग द चार्ज, देन वो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको फिर रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ अभी सेमेस्टर 2 में जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर जो भी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है वो कौन कौन सी आ रही है, एग्जीक्यूटिव आ रही है, लेजिस्लेटिव आ रही है, और डिस्क्रिशनरी पावर्स आ रही है, और इमरजेंसी पावर्स आ रही है। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 2022 में अप्रैल मई के मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है, ये उनके लिए है। सो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, फर्स्टली ही इज़ द हेड ऑफ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा था। सेकेंडली, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, जो प्रेसिडेंट होता है ऑफ कोर्स ऑन यू नो एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये अपॉइंट करते हैं स्टेट ऑफिशियल्स, जो भी जैसे चीफ जस्टिस हो गया, गवर्नर हो गए स्टेट्स के, और यू नो मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब इतनी सारी चीज़ें ये जो है ये स्टेट ऑफिशियल्स जो होता है ये अपॉइंट करता है। सेकेंड, he has the control over state governments when during president's rule। so अभी president's rule हम आगे जाकर पढ़ेंगे, तो जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है किसी स्टेट के अंदर, तो जो स्टेट है वो डायरेक्टली उसका कंट्रोल प्रेसिडेंट के अंदर आ जाता है। देन यूनियन टेरिटरी एंड बॉर्डर एरियाज़ पर ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रेसिडेंट की होती है यूनियन टेरिटरी और बॉर्डर एरियाज़ के अंदर। नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, addresses sessions of parliament, the first session after each general election, the joint session of both the houses। जब भी नया इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद जो पहली सेशन होती है दोनों हाउसेस की, जो जॉइंट सेशन होती है बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा जो साथ में होती है, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट जो होता है ही एड्रेसेस द पार्लियामेंट। और ये क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर के अंदर आया था कि प्रेसिडेंट एड्रेस इज़ प्रिपेयर्ड बाय, तो इसका आंसर है कैबिनेट या कैबिनेट और या फिर यू नो पीएम जो है वो इसका बनाते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं। देन सेकेंड पार्ट इज़ मैसेजेस टू द पार्लियामेंट, कि प्रेसिडेंट कैन मैसेज यू नो कैन आस्क द पार्लियामेंट अबाउट एनी पेंडिंग बिल और एनी मैटर और एनीथिंग लाइक दैट, तो ही कैन पास मैसेजेस और ही कैन आस्क थिंग्स। देन थर्ड इज़ समन और प्रोरोग द हाउस, तो इसका कंडीशन एक है कि दोनों मतलब दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि हमारे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशंस होते हैं, राइट? एक तो बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है। तो इन
किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. And he has the power to summon or prorogue the house. Then he can dissolve the Lok Sabha. He can do this and order fresh elections. Fifth, nomination of members. ये जो 12 स्पेशल मेंबर्स ऑफ जो नॉलेज ये जो अपने पार्लियामेंट के अंदर हैं तो वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. देन असेंट टू बिल्स. नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द असेंट एंड साइन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इवन दो ही इज़ अ नॉमिनल हेड, किसी भी बिल, कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देता. ऑफ कोर्स फिर उनको करना ही पड़ता है बिकॉज he can send a bill back to for reconsideration, but ultimately उनको साइन करना ही पड़ेगा. Then seventh is promulgate ordinances. An authoritative order can be turned into a temporary law if conditions are such. जैसे both houses are not in session, once both houses are back, and if they do not approve of the ordinance, it lapses and ceases to operate within 6 weeks. And also lapses if ordinance becomes a permanent act or law. तो ordinance क्या होते हैं, एक authoritative एक order होते हैं, right? अब जब president क्या कर सकता है, इनको एक temporary law के तरह बना सकता है. कब? जब दोनों हाउसेस, दोनों राज्यसभा और लोकसभा सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट ये कर सकता है. बट जब दोनों हाउसेस का सेशन हो, जब वो वापस आए, जब वो सेशन जो भी नेक्स्ट सेशन होगा तो उसके अंदर ये ऑर्डिनेंस अगर उन्होंने अप्रूव करा तो अगर अप्रूव करा तो ठीक है, अगर नहीं करा तो उसी समय इट विल लैप्स एंड इट विल सीज टू ऑपरेट विद इन 6 वीक्स. ऑल्सो अगर ऐसा केस हो जाता है कि ऑर्डिनेंस जो अभी नॉर्मल जो टेम्प्रेरी लॉ बना रखा था अगर उसको परमानेंट लॉ बना दिया तो ऑफकोर्स देन फिर वो तो परमानेंट लॉ बन गया, राइट? सो ऑर्डिनेंस जो इट विल बी लैप्स्ड. देन 8th इज असेंट टू सम स्टेट बिल्स. असेंट टू सम स्टेट बिल्स मतलब गवर्नर ऑफ द स्टेट मे रिजर्व some bill for the consideration of the president, like bills affecting powers of the high court. ऐसे टाइप के bills जो है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अगर पास हुआ ऐसा बिल तो गवर्नर उसको स्टेट गवर्नर ऑफ द स्टेट जो भी है वो रिजर्व कर सकता है इस बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. देन नेक्स्ट इज formation of new states. A bill cannot be introduced except on president's recommendation. Now discretionary powers. Discretionary powers मतलब individual powers जो कि डायरेक्टली अंडर प्रेसिडेंट्स कंट्रोल है, राइट? अभी जो भी दूसरी पावर्स थी ये सब कहीं ना कहीं उसको प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एक्सरसाइज करता है, बट ये डिस्क्रिशनरी पावर डायरेक्टली प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आती है. सो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. नो सिंगल पार्टी हैज़ क्लियर सपोर्ट एंड मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा अगर नहीं हुई है, मतलब अगर ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है ऐसी कि जो अपनी क्लियर मेजॉरिटी प्रूव कर पाई है लोकसभा के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है. अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ अ सडन डेथ वेयर रूलिंग पार्टी इज़ अनेबल टू इलेक्ट अ लीडर. कि ऐसा अगर केस हो जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी अचानक से डेथ हो जाए तो, और अगर जो भी रूलिंग पार्टी है उस समय की वो कोई भी अपना नेक्स्ट लीडर चुन नहीं पा रही है तो उस समय क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. अगर ऐसा हो जाए कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो है इट इज़ पास्ड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, सो इट इज़ अप टू द प्रेसिडेंट, आइदर ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा और आस्क अनदर पार्टी टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी. जैसे अभी पाकिस्तान में अभी आपने सुना होगा अभी रिसेंटली नो कॉन्फिडेंस वोट पास हुआ है इमरान खान के अगेंस्ट. देन प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ministers in case council of ministers lose confidence and they refuse to resign. Now emergency powers of the president. Emergency क्या होती है? A sudden or unforeseen situation which demands immediate action. So first 3 cases होते हैं emergency के भी. National emergency होती है एक होती है breakdown of constitutional machinery या फिर president's rule भी कहते हैं इसको, and third is financial emergency. सो नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, डेंजर ऑफ फॉरेन अग्रेशन या सिविल वॉर, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो सब नेशनल इमरजेंसी के अंदर आती है. और नेशनल इमरजेंसी जैसे जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तब लगी थी, जब कारगिल वॉर हुआ था तब लगी थी.
राइट, तो ये नेशनल इमरजेंसी का केस होगा। देन सेकंड इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और प्रेसिडेंट्स रूल। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी स्टेट के अंदर अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ आ जाती है तो प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है, और उस समय जो स्टेट है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंदर, प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाएगा। देन थर्ड इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि जब फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो किसी कंट्री के अंदर, या लैक ऑफ फंड्स हो गए, जैसे श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, अभी तो वहाँ काफ़ी बुरी हालत चल रही है, राइट। तो उनके पास जो फॉरेन जो रिजर्व्स होते हैं, जो फंड्स होते हैं, वो लैक ऑफ फंड्स हैं, तो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ गई है कंट्री के अंदर, राइट। तो ये तो सब था प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट इमरजेंसी पास में बेसिकली ही कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट इज़ इन दी हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ऑफ कोर्स ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में तो दो ही चीज़ें आ रही हैं, उनके क्वालिफिकेशन और उनका इलेक्शन, सिर्फ दो चीज़ें आ रही हैं। तो क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट के लिए इज़ वेरी सिमिलर टू दी qualifications of president. So firstly, citizen of India, okay, and should have completed the age of 35 years, and he should be qualified for elections as a member of Council of States, and he should not hold any office of profit under the government of India. इलेक्शन का प्रोसेस इनका देखें तो इलेक्टोरल कॉलेज का यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या होता है कि इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी कि बोथ हाउसेस होने चाहिए, और 20 ऐसे लोग होने चाहिए जो इस कैंडिडेट को उनका नाम प्रपोज करे, और 20 ऐसे लोग होने चाहिए जो इसका सपोर्ट करे। तो इन टोटल 20 प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स, तो 40 पीपल ऐसे होने चाहिए। और ओथ किसके सामने लेते हैं, ये ओथ लेते हैं बिफोर द प्रेसिडेंट, और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो समवन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज बिहाफ, एंड टर्म इनका भी 5 साल का हो सकता है। अगर इनको अपना रेजिग्नेशन देना है तो ये प्रेसिडेंट को देंगे, और इनका भी सेम प्रोसेस है इम्पीचमेंट का। अगर ही इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ डूइंग समथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल, तो ही विल बी रिमूव्ड इन द सेम वे द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, दैट इज बाय द मेथड ऑफ impeachment, by the process of impeachment. So this was president and vice president. Now we are coming to prime minister and council of ministers. So अपॉइंटमेंट देखते हैं। सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जैसे हमने ऊपर देखा, द मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इलेक्ट द लीडर, एंड जो लीडर इलेक्ट करते हैं वही प्रेसिडेंट, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी एडवाइस पे, तो प्रेसिडेंट, बेसिकली इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते क्या हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स आते हैं। देन पीएम इज़ द रियल हेड ऑफ द नेशन, ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन यूनियन, और द प्रेसिडेंट इज़ ओनली द नॉमिनल हेड, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फर्स्टली ऑन हिज एडवाइस क्या क्या करते हैं प्रेसिडेंट, पीएम की एडवाइस पे क्या क्या चीज़ें करते हैं। फर्स्टली ही समन्स और प्रोरोग्स पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व्स लोकसभा, ये पीएम के एडवाइस पर प्रेसिडेंट करता है। देन अपॉइंट्स मिनिस्टर्स, ऑन हिज एडवाइस द मिनिस्टर्स मे बी डिसमिस्ड ऑल्सो एनी टाइम। वैसे तो ये दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, बट बेसिकली ऑन हिज एडवाइस आपको लिखना है, जैसे ऑन हिज एडवाइस president appoints the minister, on his advice the presidents can dismiss the ministers, ऐसे on his advice डाल देना। then on his advice president appoints the judges of the Supreme Court or the governors and ambassadors. then PM is the link between the president and the council of ministers. then third, president can ask the council of ministers to reconsider any matter. President may call for information regarding the affairs of the union and PM has to furnish such information. Prime Minister is the leader of the cabinet, and resignation of the Prime Minister means the resignation of the whole cabinet. जो भी ministers हैं, cabinet ministers, उन सबको resign करना पड़ेगा। अगर PM ने resign कर दिया, then he is the leader of the Lok Sabha. ये specimen पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, हु इज़ द लीडर ऑफ लोकसभा, सो इट्स द प्राइम मिनिस्टर। देन
who is the spokesperson of the government? It's the prime minister. Then defender of government policies, अगर opposition क्वेश्चन करती है government policies के, तो ये तो आपने ऐसे करा या जो भी, तो prime minister will defend the government policies. Then intervention in case of controversial issues, अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है controversial issues जो कि solve नहीं हो पा रहे, तो फिर प्राइम मिनिस्टर उनके अंदर इंटरवीन कर सकता है. प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन. Judicial system in India, it's single integrated system of courts for the union and the states. अब composition of Supreme Court अगर देखा जाए तो न्यू कॉम्पोजिशन में क्या है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा प्लस उनके साथ 33 अदर जजेस होंगे, और ओल्ड कॉम्पोजिशन ऐसा था कि 1 चीफ जस्टिस प्लस 30 अदर जजेस. तो ये अभी आपको याद रखना है, 3 ऐसे और अभी अदर जजेस ऐड हो गए हैं न्यू कॉम्पोजिशन के अंदर. देन क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स. देन आइदर ऑफ दीज टू, या तो he should have been a judge of high court for at least 5 years, या दूसरा ऑप्शन है कि he has been an advocate in high court for 10 years. या तो जज बने हाई कोर्ट के 5 साल के, या एडवोकेट बने हाई कोर्ट के 10 साल के, इन दोनों में से कोई भी एक. एंड फोर्थ, ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एंड ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के सामने ये इनकी वो इमेज अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि डिस्टिंग्विश्ड और जस्ट जज बनेंगे. देन अपॉइंटमेंट ऑफ Judge of Supreme Court. So every judge is appointed by the President in consultation with the judges of Supreme Court and High Court beside the Prime Minister and Council of Ministers. तो Prime Minister से तो बात करते ही हैं, जब भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो रहा होता है तो प्राइम मिनिस्टर से तो बात करती है. बट उनके अलावा कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी. ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे भी प्रेसिडेंट बात करता है, उनसे भी कंसल्ट करके फिर जज को अपॉइंट करते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी कंसल्टेड अनलेस अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बना रहे हो तो उनसे क्या पूछोगे. बट अगर उनके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा कोई भी पोजीशन, कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट. देन इन केस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो ही शुड बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब उन्हीं को ही जनरली अपॉइंट किया जाता है. देन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इफ करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज ड्यू टू एब्सेंस. देन टर्म क्या होता है, अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल का है 10 साल का है, नो. अगर आप 63 ईयर्स के भी हो सो देन यू कैन सर्व फॉर 2 ईयर्स ओनली, बट 65 ईयर्स इज़ द लिमिट जब तक 65 ईयर्स के हो जाते हो. देन द जज में रिज़ाइन, और अगर उनको रिज़ाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को देंगे, और ही कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो बाय द सेम प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. जिससे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिमूव होते हैं, उसी सेम प्रोसेस से आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव कर सकते हो. देन ये जुरिस्डिक्शंस अब हम पढ़ेंगे. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दोज केसेस विच कैन नॉट बी मूव्ड इन एनी अदर कोर्ट दैन सुप्रीम कोर्ट. सो सेंटर स्टेट के बीच में या इंटर स्टेट, सेंटर स्टेट या 2 स्टेटों के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट आएगी. देन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स आपकी वायलेट हुई है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. देन ट्रांसफ़र ऑफ केसेस फ्रॉम लोअर केसेस, अगर ऐसा कोई केस है जो हाई कोर्ट में है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा. देन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई ऐसा केस है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस लॉ, मतलब क्या लॉ या जो भी, मतलब ऐसा ज़रूरत है तो वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा. नाउ appellate jurisdiction, so it is a court of appeal which means that it is a court which may change the decision or reduce the sentence passed by the lower courts. इसके अंदर कौन से केसेस आते हैं, 3 टाइप के आते हैं मेनली. कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कि जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है वो. देन इसके अंदर क्या होता है, सर्टिफिकेट
इशू कर देता है, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू कर देता है। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये केस बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस का है और सारे लोगों के लिए समझना इजी है और इस केस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है, तो वो केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो गए। दैन सेकंड इज सिविल केसेस, जिसके अंदर जनरल इंपॉर्टेंस वाले केसेस आ जाते हैं या जिनके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, वो भी आ जाते हैं। थर्ड, क्रिमिनल केसेस, जिसमें जैसे मान लो हाई कोर्ट ने अगर डेथ सेंटेंस दे दिया तो इंसान सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। इट इज़ लाइक अ कोर्ट ऑफ अपील, राइट। देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट may be required to express its opinion in matters in an advisory capacity। तो एडवाइजरी कैपेसिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कहा जा सकता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है ऐसी चीज़ों के अंदर। कौन कौन से केसेस हो गए? सुप्रीम कोर्ट may have to express its opinion in a matter that the president feels is of public importance and it is necessary to address or necessary to answer। जैसे प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि एक केस को इसमें लॉ का या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है या सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन इसमें ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट ऐसा कह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को उस समय पब्लिक इम्पोर्टेंस के और ऐसे इसको देखते हुए इट इज़ नेसेसरी टू आंसर। देन सेकंड, डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ एंड अग्रीमेंट्स विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जब मान लो जब हमारा बीच में हम 1947 के अंदर इंडिपेंडेंट हुए थे, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1950 में आया था, राइट। 26 जनवरी को 1950 से लागू हुआ था। तो उसके बीच में या उससे पहले अगर ऐसी कोई भी ट्रीटी है जो या ट्रीटी या अग्रीमेंट है जो ऐसे साइन हुए और वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो वो डिस्प्यूट्स अगर हैं उनके बीच में अगर उसका डिस्प्यूट अगर हो रहा है उस चीज़ पे, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट उस पर एडवाइस कर सकता है। Then revisory jurisdiction, Supreme Court is empowered to review any judgment or order made by it with a view to removing any mistake or error in the judgment। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई मिस्टेक या पहले कोई जजमेंट में कोई एरर बना दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट एंड द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसको ध्यान, और इनका जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस आते हैं दे आर ऑल रिकॉर्डेड, हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आगे पढ़ेंगे। और उनको आगे जाकर रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है आगे जो लोअर कोर्ट्स होता है जैसे हाई कोर्ट या उससे लोअर कोर्ट्स, उनमें अगर जजमेंट देना होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जैसे जो अगर केसेस अगर सेम टाइप के केसेस आए हुए हैं तो उनको देखकर ही वो जजमेंट देते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी गलती सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो उसको वो रिवाइज कर सकते हैं, दे कैन रिमूव एनी, मतलब उनको रिव्यू कर सकते हैं अपने जजमेंट को इन व्यू ऑफ रिमूविंग एनी मिस्टेक फॉर पब्लिक वेलफेयर या टू जस्ट रिमूव द एरर्स, राइट। दिस इज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स डिसीजंस आर of high value and they cannot be questioned in any court, right। so supreme court का judgment किसी भी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं करा जा सकता और ये एक प्रूफ की तरह काम में आते हैं, राइट। Now judicial review, so Supreme Court is the interpreter of the Constitution and its decision is final. It has the power to review the laws passed by the union or state legislatures and it can declare a law null and void if it is against the letter and spirit of Constitution, and this is the power of judicial review। And minimum judges judicial review के लिए 5 हैं, 5 होता है minimum number of judges for this to happen। Court of record, such a court whose judgments are recorded for evidence and testimony is a court of record। The judgments are in nature of precedents। The high courts and the other courts are bound to give a similar decision in a similar case। इसकी हमने ऊपर बात कर ही ली थी। Then writs यहाँ पे 5 टाइप की writs है, habeas corpus, mandamus, writ of prohibition and writ of certiorari एंड क्यू वारंटो। ये आपकी बुक में रिट्स के ऊपर एक नोट होगा, आई थिंक यू शुड रीड दैट, स्पेशली हेबिस कॉर्पस एंड मैंडेमस पे तो पढ़ ही लेना। देन हाई कोर्ट्स, टोटल हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर 25 टोटल नंबर, ओनली दिल्ली
has a high court of its own. Goa and Daman and Diu have a judicial commissioner, and other union territories, they come under jurisdiction of different high courts. So total high courts इंडिया के अंदर 25 हैं. वैसे हर ऐसा लिखा गया कि हर स्टेट में वैसे एक हाई कोर्ट होना चाहिए. एंड दिल्ली एक ऐसा वो जगह है जहाँ पे जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है दिल्ली, बट स्टिल इट हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, और सिर्फ दिल्ली के पास है. और गोवा और दमन एंड दीव के पास एक जुडिशल कमिश्नर है, और जो दूसरी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो जहाँ पे भी जिस भी स्टेट के अंदर आती हैं वो वहाँ का हाई कोर्ट में जाएगी. देन कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट. सो कॉम्पोजिशन में 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट. तो एडिशनल जजेस के अंदर इनका टेम्प्रेरी पीरियड होता है 2 साल का, टू रिलीव द बर्डन ऑफ वर्क, जो कि हाई कोर्ट में होता है. एंड एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट व्हेन अ परमानेंट जज इज टेम्परेरीली एब्सेंट देन अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके. देन क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट जज बनने की. सो ऑफ कोर्स सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. देन नॉट ओवर 62 years of age. देन has held a judicial office in territory of India for at least 10 years. मतलब इंडिया के अंदर कहीं भी एक जुडिशियल ऑफिस होल्ड करा है कम से कम 10 साल के लिए. देन या तो ये, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि हैज़ बिन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years. तो या तो एडवोकेट हो हाई कोर्ट का 10 साल के लिए एटलीस्ट. देन अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके. एंड गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट. तो जो भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो कैसे अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद हुम, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जो सुप्रीम कोर्ट का है चीफ जस्टिस, उससे बात करेंगे, प्लस जो स्टेट है जिसके अंदर वो हाई कोर्ट है उस स्टेट का गवर्नर से बात करेंगे. देन व्हेन कैन प्रेसिडेंट ट्रांसफर एनी जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट. So order can be issued after consulting the Chief Justice of India. Then Chief Justice of India's recommendation must be made in consultation with 4 senior most judges of Supreme Court. तो अगर कोई भी ऐसा हाई कोर्ट का जज है जो ट्रांसफ़र जो प्रेसिडेंट उसको ट्रांसफ़र अगर कर रहा है तो ऑर्डर इशू करा जा सकता है आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन जो है जो ट्रांसफ़र करने के लिए, it must be made in consultation with 4 other senior most judges of the Supreme Court. Then the view of the Chief Justice of High Court, both the High Courts involved. मतलब जिस स्टेट में अभी वो है, जिस हाई कोर्ट में, जिस स्टेट के हाई कोर्ट में अभी वो है, उधर का चीफ जस्टिस जो है वो, प्लस जिसमें अब वो जाने वाला है वो जज, उधर का चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का, वो दोनों भी वो भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे. And he shall be entitled to compensatory allowance in addition to his salary. तो उनको एक compensatory allowance मिलती है अपनी सैलरी के साथ साथ. एंड अगर उनको रिज़ाइन करना है तो अगेन वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को पकड़ाएंगे. देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जैसे कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल कोर्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जज, एंड सेशंस कोर्ट इज़ क्रिमिनल कोर्ट बाय सेशंस जज. तो पहले समझ लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है. तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता है स्टेट के अंदर, जैसे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे अजमेर डिस्ट्रिक्ट हो गया. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट का सबसे जो कोर्ट होता है वो. एंड कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जिसके अंदर सिविल केसेस जो होते हैं वो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं. राइट. सिविल कोर्ट जो होता है जिसमें सिविल केसेस आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा कोर्ट जिसके अंदर सिविल केसेस आते हैं वो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है. और वो प्रिसाइडेड ओवर किसके बाहर होता है, प्रिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज. एंड सेशंस कोर्ट ऐसा कोर्ट होता है जिसके अंदर क्रिमिनल केसेस आते हैं. तो इट इज़ अ क्रिमिनल कोर्ट, इट इज़ अ क्रिमिनल कोर्ट. एंड ये सेशंस जज इसको देखते हैं. देन केसेस इन डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल केसेस के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे लैंड, प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजैक्शन, मैरिज, डिवोर्स एंड विल, ऐसे टाइप के केसेस जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के मतलब कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में आते हैं. एंड सेशंस कोर्ट में कैसे केसेस आते हैं, एनी क्रिमिनल केसेस, राइट. सो मर्डर्स, देन थेफ्ट्स,
थेफ्ट्स, देन डिकॉइटी, पिक पॉकेटिंग, ये वाली केसेस जो होते हैं वो सेशंस कोर्ट के अंदर आते हैं. Then लोक अदालत. लोक अदालत means people's court and it is an alternative dispute redressal mechanism where disputes and or cases pending in a court can of law at pre-litigation stage are settled amicably. So on advice of Justice P.N. Bhagwati, ये 1987 के अंदर अथॉरिटीज़ एक्ट के अंदर ये लोक अदालत स्थापित हुई थी. एंड लोक अदालत का मतलब क्या होता है? पीपल्स कोर्ट होता है एंड ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल कोर्ट की तरह काम करता है, जहाँ पर आप कोर्ट्स को सेटल करते हैं. एक मतलब आप फ्रेंडली मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. कॉम्प्रोमाइज़ कर आप एक डिसीजन या एक जजमेंट मतलब आप एक उस पर पहुँचते हैं रिज़ल्ट पे, और आप दोनों पार्टीज़ उस पर अग्री करते हैं, राइट. तो ये अभी हाई कोर्ट या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में केसेस नहीं गए हुए हैं. ये उससे पहले ही स्टेज में सॉल्व करने का एक तरीका है, क्योंकि छोटे छोटे केसेस होते हैं. जैसे किसी की बकरी चोरी हो गई तो वो लोग भी क्या करते थे, वो बड़े कोर्ट्स में जाकर अपनी केस फाइल कर देते थे. तो ऐसे छोटे केसेस को या सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लोक अदालत बनी थी ताकि ये एक फ्रेंडली तरह से, एक कोऑपरेटिव मैनर से दो पार्टीज़ के बीच में एक सेटलमेंट आ जाए और केसेस सेटल हो जाए. एंड बड़े कोर्ट्स का जो बर्डन है और बैकलॉग है केसेस का वो कम हो जाए. सो मेन कंडीशन क्या है कि बोथ पार्टीज़ इन अ डिस्प्यूट शुड अग्री फॉर अ सेटलमेंट. आप लोक अदालत में आए हो तो आप दोनों जो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है, जिनके बीच में लड़ाई हुई है, दे बोथ शुड अग्री फॉर अ सेटलमेंट. आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ेगा, आपको कोऑपरेट करना सीखना पड़ेगा और सेटलमेंट पे अग्री होना पड़ेगा. देन एडवांटेजेस क्या है लोक अदालत के? दैट दे प्रोवाइड क्विक लीगल एड एंड जस्टिस टू दोज हु कांट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ अ लीगल प्रोसीजर. क्योंकि इंडिया के अंदर या जनरली ऑल्सो आप लॉयर हायर करोगे तो बहुत महंगा पड़ता है, राइट. एंड नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड. तो इसीलिए दे प्रोवाइड क्विक लीगल एड एंड जस्टिस to those who can't afford such expenses of hiring a lawyer and all these legal procedures, right. Second, to relieve the courts of heavy backlog of cases. जो बड़े कोर्ट्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी इतने केसेस होते हैं, इतने मतलब चल रहे होते हैं, तो इसीलिए उनको जो छोटे केसेस हैं वो यहाँ पे अगर सॉल्व हो जाए तो इट्स मच बेटर, राइट. देन टू एलिमिनेट द हाई कॉस्ट एंड डिलेज इन इम्पार्टिंग जस्टिस. केसेस इन्वॉल्व यहाँ पे लोक अदालत में कैसे टाइप के केसेस आते हैं? फैमिली फ्यूड्स, मतलब फैमिली के अंदर ऐसे झगड़ा होगा. जैसे आपने अक्सर देखा होगा इंडियन सोप्स में भी ऐसे आता है, टीवी सोप्स के अंदर बहू सास बहू के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है, या जनरल वेरी स्मॉल डिस्प्यूट्स, वो चीज़ें जैसे नेबर की डिस्प्यूट हो गई, जैसे माइनर केसेस ऑफ असॉल्ट एंड इंजरी, ऐसे टाइप की केसेस सारे लोक अदालत में आते हैं. एंड लोक अदालत हेल्प इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एंड दे ऑल्सो प्रमोट सोशल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. अब ये हमने सिविक्स का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है. वेरी शॉर्ट में मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूँगी कि आप अपने टेक्स्ट, आपका बुक का जो टेक्स्ट है उसको आप एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लें. एंड अब हम हिस्ट्री पे आते हैं. तो हिस्ट्री के अंदर the meaning of nationalism. So what is nationalism? It is a sense of unity felt by people who share a common history, culture and language. I'm not talking about aggressive nationalism here right now. So nationalism एक अच्छी चीज़ होती है जो अगर हर कंट्री के अंदर, जैसे हम इंडिया के अंदर रहते हैं तो हम सारे इंडियंस, हमारा एक कॉमन हिस्ट्री हम शेयर करते हैं, हमारी कॉमन कल्चर है और हमारी कॉमन लैंग्वेज है, राइट. सो हम एक यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी फील करते हैं, राइट, बिकॉज हमारे पास आसपास जो भी लोग रहते हैं वी हैव द सेम हिस्ट्री, कल्चर एंड लैंग्वेज, राइट. सो दिस इज नेशनलिज्म. नाउ व्हाट इज अग्रेसिव नेशनलिज्म? द लव फॉर वंस ओन कंट्री एंड हेट्रेड फॉर द अदर कंट्रीज, राइट. खुद की कंट्री के लिए प्यार होना बहुत अच्छी बात है, बट किसी दूसरी कंट्री के लिए हेट्रेड होना, दिस इज नॉट गुड, राइट. एंड they only think about their own national interests and they do not care about the other countries. Imperialism क्या होता है? Imperialism is the state policy or practice by which a
powerful nation establishes its control over another country either by direct territorial acquisition or by political or economical control. तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने इंडिया के अंदर क्या करा, ऐसी पॉलिसीज़ लागू कर दी कि डायरेक्टली उनके अंडर कंट्रोल आ गया. जैसे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिया है तो और भी ऐसी चीज़ें लिया. या तो उन्होंने डायरेक्टली टेरिटोरियल एक्सपेंशन डायरेक्टली लड़ाई करके उन्होंने या तो किसी टेरिटरी के अंदर अपना कंट्रोल जमा लिया, नहीं तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ लिया है जिसकी वजह से उनके पास पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंट्रोल आ गया उस जगह का. सो दिस इज़ इम्पीरियलिज्म. देन ट्रिपल अलायंस. ट्रिपल अलायंस 1882 में फॉर्म हुई थी. कौन सी कंट्रीज़ के बीच में? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में ये ट्रिपल अलायंस फॉर्म हुई थी. और इसी के देखा देख ट्रिपल ऑन्टेंट 1907 के अंदर फॉर्म करी थी. कौन सी कंट्रीज़ ने? रशिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड इनिशियली इन्होंने करी थी और जापान में बाद में ज्वाइन कर लिया था. बट अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिपल ऑन्टेंट के अंदर कौन सी कंट्रीज़ है तो आप लिखोगे फ्रांस, रशिया एंड इंग्लैंड. एंड ब्रैकेट में अगर आप चाहो तो जापान ज्वाइन लेटर लिख सकते हो. ओके, नाउ हाईलाइट्स ऑफ, या हम WW1 की बात करें, वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो एक इमीडिएट कॉज था वॉर का वो था साराजेवो क्राइसिस. तो हम उसका हाईलाइट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो जो आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो था, ही वाज द हेयर टू ऑस्ट्रिया हंगरी and throne, and he was assassinated at Sarajevo, which was the capital of Bosnia, on 28th of June 1914. And ये किसने किया था? It was done by the secret society called Black Hand or Union of Death, which was formed by extremist Serbian nationalists whose aim was to unite all Serbians into a single Serbian state. And Austria-Hungary declared war on Serbia on July 28, 1914. तो एग्जैक्टली एक महीने बाद असैसिनेशन के ऑस्ट्रिया हंगरी जो था उसने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया. एंड इसी से धीरे धीरे कंट्रीज़ ज्वाइन करती रही. जैसे जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को ज्वाइन करा तो वहाँ से फ्रांस ने करा, फ्रांस पे हमला हुआ तो ब्रिटेन ने ज्वाइन करा. तो ऐसे ऐसे करके ये वॉर बढ़ गया और देन ये वर्ल्ड वॉर 1 बन गया. सो सेंट्रल पावर्स की बात करें तो सेंट्रल पावर्स में कौन है? ऑफ कोर्स ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी एंड टर्की एंड बुल्गारिया. बट अगर 2 मेन कंट्रीज़ की आप बात करो तो कौन सी हो गई? ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी. और एलाइड पावर्स के अंदर भी काफ़ी कंट्रीज़ थी, बट मेन अगर आप बात करो तो रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन. एंड जापान और सर्बिया के अगेंस्ट वॉर हो रहा था. ऑफकोर्स सर्बिया तो होगी. एंड जापान एंड इटली. और इटली हमने यहाँ अभी जस्ट देखा कि वो ट्रिपल अलायंस के अंदर थी, बट इटली ने क्या करा, एंड मोमेंट पे उसने पहले तो वो न्यूट्रल रहा और थोड़ी देर बाद उसने ट्रिपल अलायंस को ब्रेक करा और वो एलाइड पावर्स के साथ जाके जुड़ गया, जर्मनी के अगेंस्ट हो गया. ओके, सो दिस इज सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स. अगर आपको बोले लिखने को तो आप क्या लिखोगे? ऑस्ट्रिया हंगरी. सेंट्रल पावर्स में लिखोगे ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, टर्की. एलाइड पावर्स में लिखोगे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली भी लिख सकते हो. पर ये मैंने सारी कंट्रीज़ लिखी हैं. नाउ ट्रीटी ऑफ वर्साइज जो 28 जून 1919 को, मतलब 5 साल बाद जो साइन हुई थी, जिसने ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 1 को एंड करा था. तो ये किसने साइन करी थी? ये टर्म्स ऑफ द ट्रीटी किसने डिसाइड करे थे? वो कौन थे? वुडरो विल्सन, जो कि प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उस समय के. देन लॉर्ड जॉर्ज, जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के. देन जॉर्ज क्लेमिका, आई एम नॉट श्योर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, आई रियली डोंट नो. एंड वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस थे उस समय. देन हाईलाइट्स क्या है ट्रीटी ऑफ वर्साई की? तो जर्मनी को $33 बिलियन का फाइन पे करना था एलाइड पावर्स को बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन दे कॉज्ड एंड बिकॉज ऑफ द लॉस दैट एलाइड पावर्स सफर्ड. देन कोल देना था जर्मनी को 10 साल के लिए, फ्रांस को, इटली को और बेल्जियम को. देन एरिया ऑफ राइन वैली was given to the allied troops for 15 years. Then Alsace and Lorraine की जो टेरिटरीज थी जो जर्मन कंट्रोल के अंदर थी, अब वो फ्रांस को दे दी गई. देन ओपन मालमेडी को बेल्जियम को दे दिया गया था. आई एम रियली नॉट श्योर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, देर ऑल फ्रेंच वर्ड्स एंड वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. एंड स्केल्सविक की टेरिटरी डेनमार्क को दे दी गई थी. डांजिग एक फ्री पोर्ट बन गया था पोलैंड के अंदर.
एंड जो सार कोल माइंस थी जर्मनी के अंदर जिससे सारा कोल प्रोड्यूस होता था वो फ्रांस को चला गया था 15 साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए। एंड जर्मनी के जो चाइनीज सीज्ड पार्ट्स थे, जो जर्मन लोगों ने जो चाइना में अपनी टेरिटरीज बना रखी थी, वो पार्ट सारे जापान को चले गए थे। और जर्मनी आर्मी को अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया था सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स के लिए या 100,000 सोल्जर्स पे ही। नेवी में सिर्फ उनके 15,000 मैन प्लस 24 शिप्स तक इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। एयरफोर्स और सबमरीन्स को टोटली बैन कर दिया गया था। और इस वर्ल्ड वॉर 1 और ट्रीटी वर्साई जब साइन हुई तो इससे कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, इन सब का कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो गया था, जो कि कहीं ना कहीं जर्मनी के पार्ट्स थे, तो वो सब अब इंडिपेंडेंट हो गए। नाउ कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, नेशनलिज्म, ये 3 ही कॉजेज़ आ रहे हैं इस साल के सेमेस्टर 2 जो एग्जामिनेशन है, ये 3 ही कॉजेज़ आ रहे हैं। सो नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म एंड डिविजन ऑफ यूरोप इनटू 2 ग्रुप्स, जो कि हमने देखा, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल ऑनर। एंड थर्ड जो है वो है साराजेवो क्राइसिस, जो कि एक इमीडिएट कॉज था वॉर के लिए। देन वर्ल्ड वॉर 2 पे आते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हमने कर लिया। वर्ल्ड वॉर 2 पे क्या है, अडोल्फ हिटलर एंड बेनितो मुसोलिनी, ये दोनों 2 लीडर ऐसे उभर कर आए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। एंड अडोल्फ हिटलर सबको पता है ये जर्मनी से, और बेनितो मुसोलिनी ये आया इटली से। एंड फासिज्म इन इटली चल रहा है और नाजिज्म इन जर्मनी। और इनके एम्स क्या थे, दोनों के कॉमन एम्स जो थे वो क्या थे कि टोटलिटेरियन रूल, कि दे आर द सुप्रीम पावर, एंड यही इनके डायरेक्टली सब कुछ इनके कंट्रोल में था। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स, then state is supreme and they can suppress fundamental rights and freedoms of the citizens, then one party one leader आ गया था। aggressive nationalism and imperialism, war is an instrument for furthering nationalistic interests, then uphold nationalistic and anti-communist and anti-democratic rule। ये 7 एम्स, कॉमन एम्स थे फासिज्म और नासिज्म के। ये पूछे जा सकता है बिकॉज एक चैप्टर में सिर्फ यही आ रहा है अगर देखा जाए तो, द कॉमन एम्स of fascism and Nazism. Now World War 2 के क्या causes थे कि dissatisfaction with the Treaty of Versailles। अगर आप देखो तो Treaty of Versailles is too harsh on Germany, it's too harsh punishment, right? And और ऐसे बोलते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही निकल जाए, तो जर्मनी के साथ यही हुआ। उन्होंने एलाइड पावर्स ने इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जर्मनी पे कि अब उनका मानो डर ही ख़त्म हो गया था। तो उसी समय कौन आया, ये हिटलर आया, राइट। देन डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साई, देन राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म हुआ, राइट, ये इटली एंड जर्मनी में रिस्पेक्टिवली। देन जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना, तो जापान ने क्या करा, वो चाइना के अंदर मंचूरिया की जो टेरिटरी थी उसको इन्वेड कर दिया। देन फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी जिसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया थे आई थिंक, बट उसके अंदर यूएस नहीं था, विच वॉज वन वेरी बिग मिस्टेक। एंड लीग ऑफ नेशंस में जो भी लोग थे दे वर नॉट इवन इंटरेस्टेड इनिशियली। और जैसे फ्रांस था, उसको पता था ये हो रहा है, बट इट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वो वर्ल्ड पीस करना ही नहीं चाह रहे थे, सिर्फ अपना मतलब का वो लोग देख रहे थे। तो फेलियर था, एक लीग ऑफ नेशंस वॉज अ फेलियर। देन हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, दिस वॉज द इमीडिएट कॉज फॉर वर्ल्ड वॉर 2। नाउ एक्सिस पावर्स एंड अलाइड पावर्स, तो एक्सिस पावर्स में कौन थे, जर्मनी, जापान एंड इटली। पहले जापान और इटली दोनों ब्रिटेन और रशिया और इन सब के साथ थे। एंड अब अलाइड पावर्स में कौन है, यूएस, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो ये हमें देखना है, एक्सिस पावर्स एंड अलाइड पावर्स। दोनों समय ब्रिटेन एंड फ्रांस हमेशा अलाइड पावर्स में ही रहे, मतलब ऊपर जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसके अंदर भी अलाइड पावर्स ही थे, और इस वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी दे वर कॉल्ड अलाइड पावर्स ओनली। द ओनली चेंजेस दैट यूएस आ गया है रशिया की जगह। एंड एक्सिस पावर में ये हो गया कि जर्मनी तो है ही, प्लस जापान और इटली जो कि पहले जर्मनी के अगेंस्ट थे अब जर्मनी के साथ हैं। दिस वॉज वर्ल्ड वॉर 2, जो भी आ रहा है ये सब यही आ रहा है। देन नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये क्या था, द कॉन्सेप्ट अराइज ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। जब रशिया एंड यूएस के बीच में जब ये कोल्ड वॉर फेज थी तब ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 व्हेन द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स, यूएसए एंड द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन रशिया को ही कहते थे, पहले रशिया बहुत बड़ा होता था, बाद में जाकर वो टूट गया था। एंड इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट
Many newly independent countries in Asia and Africa decided not to join any two power blocks but to remain non-aligned. मतलब जब बहुत सारे उस समय इंडिया भी तो इंडिपेंडेंट हुआ था, नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो कि उस समय इंडिपेंडेंट हुई थी एशिया एंड अफ्रीका के अंदर, क्योंकि पहले ब्रिटिश ने कॉलोनाइज करके रखा था, बट अभी धीरे धीरे वो सबको फ्री कर रहे थे, राइट। तो बहुत सारी नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ आई थी, पर उन्होंने डिसाइड करा कि दे विल नॉट जॉइन एनी ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स बट रिमेन नॉन अलाइन. नॉन अलाइन मीनिंग not attached, right? But at the same time they decided to actively participate in the world affairs to promote international peace, harmony and cooperation. इसके फाउंडिंग फादर्स या फॉर्मेशन किसने करी थी? मेनली 1961 में हुई थी एट बेलग्राडा इन यूगोस्लाविया, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस समय के जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने करी थी. देन प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टीटो, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट नासिर, उन्होंने करी थी. तो यही है नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर की फाउंडिंग फादर्स कौन है, एम क्या था, क्यों ये हुआ था, तो ये सभी है नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर. नाउ इन वेरी शॉर्ट आई एम कवरिंग ऑल द 2 चैप्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस को फाउंड किया गया था अक्टूबर 24, 1945 को. इसका एम ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि इट हैज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, एंड इट हैज़ टू प्रमोट international friendships, friendly relations between countries and between members, and international, बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म के अंदर है. तो इसका ये पहला है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो मैंने पीस का पी लिखा है. पीस एंड सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट थिंग. देन सेकंड इज़ टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस. तो फ्रेंडली रिलेशन आ गया. एंड थर्ड है आई. तो उसका क्या है? अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल क्राइसिस या इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन, ये सारी प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो. और देन उसके बाद सी से है कि सेंटर, टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस. एंड लास्ट यही है मेरा कि इसके अंदर डेवलप जो न्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो 3 न्यू ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी लिख सकते हैं आप. डिसआर्म, डीकोलोनाइज एंड डेवलप, ये सब. तो यही है. एंड यूएन का जो फ्लैग एंड द बिग 3 कौन थे? स्टालिन, रूजवेल्ट एंड चर्चिल. एंड यूएन फ्लैग जो था, यूएन फ्लैग कब बना था या कब आया था? अक्टूबर 20, 1947, 2 years after the founding of United Nations. And official languages कौन कौन सी है United Nations की? Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. एंड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशंस के? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट. एंड कोई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यूनेस्को और WHO ये सब क्या है? फिर ये ऑर्गन्स नहीं है. दे आर स्पेशल एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, बट दे आर नॉट द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. देन ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू योर ऑफिशियल लैंग्वेजेस का ही एक मान लो कि वर्किंग लैंग्वेजेस जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश एंड फ्रेंच है. अगर पूछा जाए व्हाट आर द वर्किंग लैंग्वेजेस, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिटन हैं वो दो ही लैंग्वेजेस में रिटन है, इंग्लिश एंड फ्रेंच. बाकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये हैं. तो अगर कोई भी स्पीच बोली जाती है मतलब इनमें से एक लैंग्वेज में, तो वो सारी दूसरे लैंग्वेजेस में, जैसे अरेबिक में कोई किसी ने स्पीच दी तो बाकी 5 लैंग्वेजेस में भी उसको ट्रांसलेट किया जाएगा. देन एवरी 3rd Tuesday of September to 3rd week of December each year क्या चलता है? UN की मीटिंग होती है एंड रेगुलर सेशन होता है जनरल असेंबली का. और इसके अंदर एवरी टाइम ये होता है तो 1 प्रेसिडेंट एंड 21 वाइस प्रेसिडेंट्स नए को इलेक्ट किए जाते हैं. देन 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन एंड USA. आई थिंक एवरीवन नोज दिस. देन यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इट्स एट न्यूयॉर्क एंड 1946 के अंदर आया था यूनिसेफ. देन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है और ये 1948 के अंदर आया था. देन
वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? अप्रैल 7 ऑफ 1948, क्योंकि उस दिन WHO का WHO बना था। और यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पेरिस इन फ्रांस। एंड यूनेस्को स्थापित हुआ था 4 नवंबर 1946 में। सो हमने यहाँ कवर कर लिया है पूरा हिस्ट्री सिविक्स का सिलेबस, जो कि आपके सेम 2 एग्ज़ाम्स में आने वाला है। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड दैट आप अपनी बुक का जो भी है सारे चैप्टर्स आप एक बार पढ़ो। एंड मेन वैसे यहीं पे आने वाला है, मेन जो पॉइंट्स थे मैंने सारे यहाँ पे कवर कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।